1907 की ठंडी सुबह पंजाब के बंगा गांव की मिट्टी में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाला था, भगत सिंह। एक ऐसा घर जहां आजादी की बातें हवा में घुली हुई थीं, जहां पिता भारत और माता चाचा की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग लिव द संघर्ष कर रहे थे। रेवोल्यूशन। वहीं छोटा भगत खेल खेल में ही देशभक्ति को जीना सीख रहा था। लेकिन उसकी मासूम आंखों में असली बदलाव तब आया जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं और जब भगत उस जगह पहुंचे तो उन्होंने खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर अपने दिल में एक ऐसी कसम बसाई जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उस दिन एक बच्चा नहीं बल्कि एक विचार जन्मा, एक ऐसा विचार जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला था, जो डर को ठुकराने वाला था और जो यह मान चुका था कि उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं बल्कि भारत माता की आजादी के नाम समर्पित है। जलियांवाला बाग की उस भयावह घटना के बाद भगत सिंह के भीतर जल रही आग अब दिशा तलाशने लगी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि समाज और राजनीति की सच्चाइयों से सीखना शुरू किया और बहुत जल्द वे उन युवाओं में शामिल हो गए जो आजादी को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि अपना लक्ष्य मानते थे। इसी दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा जैसे संगठनों के माध्यम से युवाओं में जागरूकता फैलानी शुरू की। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया तो भगत सिंह को यह महसूस हुआ कि शायद आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उनके भीतर एक नई सोच जन्मी कि जब अन्याय हद पार कर जाए तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है, और यहीं से उन्होंने अपने रास्ते को बदलते हुए क्रांतिकारी संगठनों का रुख किया, जहां वे जैसे विचार रखने वाले साथियों से जुड़े जिन्होंने यह ठान लिया था कि अब संघर्ष सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि साहस और बलिदान से होगा। और धीरे धीरे भगत सिंह सिर्फ एक युवा नहीं रहे, वे एक विचारधारा बन गए, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत जो पूरे देश को हिला देने वाली थी। 1928 का साल भारत में गुस्सा उबल रहा था और इस गुस्से का केंद्र बना साइमन कमीशन प्रोटेस्ट्स, जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर की सड़कों पर भी हजारों लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बेरहमी से लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मसम्मान पर हमला था। इस घटना ने भगत सिंह के भीतर बदले की आग को भड़का दिया और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर यह फैसला किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। योजना बनी कि उस पुलिस अधिकारी को सजा दी जाएगी जो इस हमले का जिम्मेदार था, लेकिन गलती से लक्ष्य बदल गया और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अफसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि अब भारतीय युवा चुप नहीं बैठेंगे, वे हर अन्याय का जवाब देंगे। और इसी पल से भगत सिंह का नाम पूरे देश में गूंजने लगा, एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में जिसने डर को चुनौती दी और अत्याचार के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया। 1929 का समय जब भगत सिंह और उनके साथियों ने यह समझ लिया था कि अब सिर्फ बदला लेना काफी नहीं बल्कि पूरे देश को जगाना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, जहां अंग्रेज सरकार नए कड़े कानून लागू करने जा रही थी, भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था बल्कि एक संदेश देने के लिए था, इंकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि उनका मुकदमा एक मंच बन सके जहां से वे अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। जेल में उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लंबी भूख हड़ताल की, जहां भारतीय कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। और इस संघर्ष ने उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारधारा बना दिया, एक ऐसी आवाज जो अब दीवारों में कैद नहीं हो सकती थी बल्कि पूरे देश में गूंज रही थी और हर युवा के दिल में एक नई आग जगा रही थी। 1931 का वो दौर जब पूरे देश की निगाहें एक मुकदमे पर टिकी थीं, एक ऐसा मुकदमा जिसमें सिर्फ 3 लोगों का नहीं बल्कि एक विचार का फैसला होना था। भगत सिंह,
शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आम इंसान मौत के नाम से कांप उठता है, वहीं इन तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। 23 मार्च 1921 की रात, जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी उनके कदम डगमगाए नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए और जेल की दीवारें इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे, मानो मौत उनके लिए कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो। और फिर कुछ ही पलों में 3 जवान जिंदगियां खत्म कर दी गईं, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनका बलिदान अमर हो गया। उस दिन सिर्फ 3 क्रांतिकारी नहीं मरे, बल्कि एक ऐसी चिंगारी पूरे देश में फैल गई जिसने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब भारत की आजादी की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम दिल और जुबान पर आता है, वो है भगत सिंह, जो मरकर भी हमेशा के लिए जिंदा हो गए। 23 मार्च 1931 की उस रात के बाद, जब भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई, ब्रिटिश सरकार को लगा कि उन्होंने एक खतरे को खत्म कर दिया है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था, क्योंकि जिस आवाज को वो दबाना चाहते थे, वो अब पूरे देश में गूंजने लगी थी। हर गली, हर शहर, हर युवा के दिल में एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अब एक इंसान नहीं रहे थे, वो एक विचार बन चुके थे, एक प्रतीक बन चुके थे, हिम्मत का, बलिदान का और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। उनके लिखे हुए लेख, उनके विचार और उनका निडर रवैया आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। यहाँ तक कि भारत की आजादी की लड़ाई भी उनके बलिदान के बाद और तेज हो गई। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो उस आजादी के हर रंग में कहीं न कहीं भगत सिंह की कुर्बानी शामिल थी। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई युवा डर के सामने झुकने से इनकार करता है, तो वहां भगत सिंह जिंदा होते हैं। क्योंकि कुछ लोग इतिहास में दर्ज नहीं होते, वो इतिहास बन जाते हैं।